नमस्कार। आज अपन संयुक्त राष्ट्र संघ के तीसरे अंग न्याय परिषद के ऊपर चर्चा करेंगे। जैसा कि अपन देखते हैं कि 19वीं शताब्दी में विश्व स्तर पर उपनिवेशवादी व्यवस्था प्रचलित थी। उपनिवेशवादी व्यवस्था में क्या होता है कि एक राष्ट्र द्वारा दूसरे राष्ट्र के ऊपर आर्थिक रूप से, सामाजिक या राजनीतिक रूप से उसके ऊपर अधिकार कर लिया जाता है, और अधिकार करने का मुख्य उद्देश्य जो होता है वो आर्थिक लाभ कमाना होता है। तो 19वीं शताब्दी में यूरोप के जो राष्ट्र थे, इन्होंने एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के छोटे छोटे राष्ट्रों पर अपने लाभ के लिए आर्थिक रूप से उनका शोषण कर रहे थे और उनके ऊपर अधिकार कर रखा था। उनके साथ अन्यायपूर्ण व्यवहार किया जाता। धीरे धीरे इन राष्ट्रों में आत्मनिर्णय की भावना जागृत हुई। उनको ये लगा कि हमारे ऊपर शासन करने का जो अधिकार है हमें स्वयं को ही होना चाहिए। तो इन्होंने अपने यहाँ पर स्वशासन की प्राप्ति के लिए या स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए जो मुक्ति आंदोलन है उनकी शुरुआत की। धीरे धीरे अपन देखते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो उस समय प्रथम विश्व युद्ध के बाद 1919 में राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी, उसमें भी एक मैडेंट पद्धति का सिद्धांत निहित किया गया था। उसके अंतर्गत ये था कि जो ये राष्ट्र है जिनके ऊपर अधिकार है, इनको स्वशासन की प्रक्रिया है वो धीरे धीरे इनके यहाँ पर शुरू की जाएगी और अंततः जो ये उपनिवेश है इनको स्वशासन प्रदान कर दिया जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब जब 1939 में दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया, दूसरा विश्व युद्ध जब चल ही रहा था, तो मित्र राष्ट्रों ने जो आत्मनिर्णय के सिद्धांत का नारा दिया था, इसका एक कारण अपन ये भी मान सकते हैं कि दूसरे विश्व युद्ध के दौरान ही जो जापान है, जापान ने जो पश्चिमी यूरोप के अधिकांश जो एशिया में उपनिवेश थे उनके ऊपर अधिकार कर लिया था। तो अमेरिका के लिए एक चिंताजनक हो गया था कि एशिया के लोगों के ऊपर अधिकार कर लिया था, तो उनको उन्होंने कि वहाँ से जो भी जापान है या अन्य जो भी राष्ट्र है उनको स्वतंत्रता दे देनी चाहिए। और इन्होंने ही सबसे पहले, अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे रूजवेल्ट, इन्होंने पराधीन लोगों के जो आत्मनिर्णय का अधिकार था उसका समर्थन किया। हालांकि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जो चर्चिल थे वो इस बात से सहमत नहीं थे, लेकिन बाकी जो मित्र राष्ट्र थे वो ये चाहते थे कि जो भी, क्योंकि एक तरीके से जो दूसरा विश्व युद्ध लड़ा गया था उसमें प्रमुख बात यही थी कि अन्याय व्यवस्था या अलोकतांत्रिक व्यवस्था किसी भी राष्ट्र में नहीं होनी चाहिए, और लोगों को आत्मनिर्णय का जो अधिकार है, स्वयं प्रशासन करने का जो अधिकार है, उनको प्राप्त होना चाहिए। तो जब 1943 में जो सम्मेलन हुआ था उसमें सैन फ्रांसिस्को नगर में, वहाँ पर जो प्रारूप संगठन का, संयुक्त राष्ट्र संघ का जो चार्टर बन रहा था, उसमें ये कहा गया कि जो भी पराधीन क्षेत्र है जहाँ के लोग हैं, अभी वहाँ पर यदि वो स्वशासन प्राप्त नहीं कर सके हैं तो वहाँ पर न्याय सिद्धांत जो है वो लागू किया जाएगा। और ये जो न्याय सिद्धांत या न्याय जो पद्धति होगी, ये इस तरीके से होगी कि यहाँ इसमें स्थानीय लोगों का जो हित है या स्थानीय लोगों का जो प्रशासन है उसको प्रमुखता दी जाएगी और इसे एक अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण में रखा जाएगा। इस जो व्यवस्था ये की गई, इसका अंतिम उद्देश्य यही था कि ये जो पराधीन जो अधीन है किसी दूसरे राष्ट्र के या जो स्वतंत्र नहीं है, ये धीरे धीरे क्या करेंगे कि राजनीतिक परिपक्वता प्राप्त कर लेंगे। यानी इनको शासन कैसे किया जाता है, लोकतांत्रिक व्यवस्था का संचालन कैसे होगा, इसकी जब परिपक्वता आ जाएगी, इसका जब ज्ञान हो जाएगा, तो आगे चलकर इन क्षेत्रों को स्वयं अपने अपने क्षेत्रों का शासन करने का जो अधिकार है वो दे दिया जाएगा। इसलिए अपन देखते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में एक न्याय परिषद की स्थापना की गई थी, अनुच्छेद जो है 75 के अंतर्गत। उद्देश्य यही था कि द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद जिन राष्ट्रों में जो राष्ट्र स्वतंत्र नहीं हो सके हैं या जहां पर स्वशासन की स्थापना नहीं हो गई है, उन राष्ट्रों को अन्य अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण में रखा जाएगा, अन्य राष्ट्रों के अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण में, और वो वहां पर ऐसा कार्य करेंगे या ऐसी व्यवस्था करेंगे कि धीरे धीरे ये राष्ट्र राजनीतिक परिपक्वता है वो प्राप्त कर लें। तो इस प्रकार संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में न्याय परिषद का जो गठन है वो किया गया। अब अपन देखते हैं न्याय परिषद के उद्देश्य क्या थे। सबसे प्रमुख उद्देश्य, जैसा कि अपन जानते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना का उद्देश्य ही था अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखना। तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनी रहेगी यदि एक देश दूसरे देश के ऊपर आक्रमण नहीं करेगा, अधिकार नहीं करेगा, और यदि जो पराधीन राष्ट्र है उनको भी अपने यहाँ पर स्वतंत्रता आंदोलन नहीं चलाने पड़ेंगे। तो इस तरीके से उनको न्याय परिषद का जो उद्देश्य था, पहला कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखना। दूसरा जो उद्देश्य था वो ये था कि न्याय प्रदेश जो होंगे, वहाँ के जो लोग हैं, उन लोगों की
जो हित है उनको संवर्धित करा जाएगा, जैसे उनको स्वशासन दिया जाएगा, स्वतंत्रता है वो दी जाएगी, उनके यहाँ पर जाति के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। तीसरा जो उद्देश्य था वो ये था कि इन प्रदेशों में मानवाधिकार और मौलिक स्वतंत्रताओं के प्रति लोगों में सम्मान की भावना बढ़ाई जाएगी, कि नागरिकों को ये विश्वास दिलाया जाएगा कि उनके साथ समानता का व्यवहार किया जाएगा और उनको स्वतंत्रता दी जाएगी। साथ ही चौथा जो उद्देश्य था कि इन प्रदेशों के नागरिकों के साथ समान व्यवहार है वो निश्चित किया जाएगा, और ये कार्य जो है वो न्यास प्रदेश जिस अंतर्राष्ट्रीय शक्ति या जिस अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्र के संरक्षण में रहेंगे वो राष्ट्र यहाँ पर ये कार्य करेगा। उस समय देखिए मूल रूप से जो न्यास प्रदेश थे वो थे 11 न्यास प्रदेश थे, और इनको प्रमुखतः ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, अमेरिका और ब्रिटेन, इनके अधीन रखा गया था कि ये राष्ट्र इनके यहाँ पर जो स्वशासन की व्यवस्था है उसको सुचारू रूप से करने के लिए धीरे धीरे वहाँ पर क्रमिक रूप से इसका विकास करने की प्रक्रिया को शुरू करेंगे। अब इस देखिए न्यास परिषद का कार्य क्या था। न्यास परिषद जो है सबसे पहले इन न्यास प्रदेशों में स्वतंत्र और स्वायत्त शासन की स्थापना में सहायता देना। ये न्यास परिषद क्या करेगी, ये जो न्यास प्रदेश थे इनमें यहाँ पर कि एक स्वतंत्र और स्वायत्त शासन की स्थापना हो सके, इसके लिए ये सहायता देगी। दूसरा ये था कि ये जो न्यास परिषद है कि उस प्रदेश में स्वायत्त शासन कितना हो चुका है, लोगों में कितनी जागरूकता आ चुकी है, इसकी एक वार्षिक रिपोर्ट, उस प्रगति की एक वार्षिक रिपोर्ट जो है वो महासभा को भेजेगी प्रतिवर्ष, और महासभा इस रिपोर्ट के ऊपर विचार करके ये देखेगी कि किस तरीके से वहाँ पर जो है न्यास पद्धति जो है उसका चलन हो रहा है। अब अपन देखते हैं कि देखिए अक्टूबर 1994 तक जितने भी न्यास प्रदेश थे वो सारे स्वतंत्र हो चुके थे, उनको स्वतंत्रता प्राप्त हो चुकी थी। अंतिम रूप से प्लाऊ द्वीप है जिस पर अमेरिका द्वारा प्रशासन किया जा रहा था, तो नवंबर 1994 में ये भी स्वतंत्र होने के बाद न्यास परिषद का कार्य अपन कह सकते हैं कि औपचारिक रूप से एक तरीके से निलंबित कर दिया गया है, लेकिन अभी भी न्यास परिषद का विघटन नहीं किया गया है और इसे आवश्यकता होने पर पुनः जो है वो क्रियाशील किया जा सकता है। लेकिन फिलहाल वर्तमान में जो न्यास परिषद का कार्य है वो लगभग समाप्त हो गया है, एक तरीके से ये कार्यशील नहीं है। चौथा जो यूएनओ का अंग है वो है आर्थिक व सामाजिक परिषद। देखिए जब संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की जा रही थी तो ये बात महसूस की गई कि यूएनओ को जो कार्य है वो विश्व स्तर पर केवल शांति और सुरक्षा तक ही सीमित नहीं रखा जाए, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय शांति जो है वो केवल राजनीतिक विवादों के समाधान पर ही निर्भर नहीं करती, बल्कि विश्व में जो आर्थिक व सामाजिक समस्याएं हैं उनका समाधान हो, उन समस्याओं का उचित समाधान हो और उन पर प्रभावपूर्ण कार्रवाई हो, तभी अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा है वो बनी रह सकती है। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सामाजिक सहयोग एवं विकास कार्यक्रमों में सहायता करने के लिए यूएनओ के चार्टर के द्वारा आर्थिक व सामाजिक परिषद की स्थापना की गई थी। आज वर्तमान में जो ये आर्थिक और सामाजिक परिषद यूएनओ का एक महत्वपूर्ण अंग है, ये विश्व स्तर पर जितनी भी आर्थिक या सामाजिक समस्याएं हैं उनके लिए कार्य करता है। तो अपन सबसे पहले इसका देखते हैं गठन। प्रारंभ में अपन देखते हैं कि इसकी जो सदस्य संख्या थी वो 18 थी, लेकिन बाद में इसे बढ़ाकर पहले 27 किया गया। 1966 में चार्टर के संशोधन किया गया था, तो उसके तहत इसकी सदस्य संख्या बढ़ाकर कितनी कर दी गई, 27 कर दी गई थी। 1973 में इस संशोधन को एक बार दोबारा से पुनः संशोधन किया गया इसमें, और इसकी सदस्य संख्या जो बढ़ाकर है वो 54 कर दी गई। तो वर्तमान में आर्थिक और सामाजिक परिषद की जो सदस्य संख्या है वो 54 है। प्रत्येक सदस्य का जो कार्यकाल है वो होता है 3 वर्ष। आर्थिक और सामाजिक परिषद है स्थायी संस्था है और 1/3 सदस्य प्रति वर्ष पदमुक्त हो जाते हैं और 3 वर्ष जो है प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल है। सदस्य का पुनर्निर्वाचन भी किया जा सकता है उसी वर्ष। जैसा कि अपन ने सुरक्षा परिषद के जो अस्थायी सदस्यों के बारे में पढ़ रहे थे, तो अपन ने देखा था कि एक सदस्य का कार्यकाल 2 वर्ष होता है, लेकिन उसको पुनः उसी वर्ष जब भी उसका कार्यकाल समाप्त होता है पुनः उसी वर्ष नहीं चुना जा सकता, लेकिन आर्थिक व सामाजिक परिषद में उस सदस्य का पुनर्निर्वाचन भी किया जा सकता है। आर्थिक और सामाजिक परिषद में प्रत्येक सदस्य राज्य का एक ही प्रतिनिधि होता है, कि प्रतिनिधि जो है वो साधारणतः इसमें एक प्रतिनिधि ही माना जाता है। ये बैठकों में भाग भी ले सकते हैं और मतदान जो है
वो नहीं कर सकते। हाँ, संयुक्त राष्ट्र संघ के जो अन्य सदस्य है वो आर्थिक और सामाजिक परिषद में यदि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के किसी आर्थिक और सामाजिक समस्या पर विचार विमर्श हो रहा है तो वो उसकी मतदान प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकते, बैठकों में भाग ले सकते हैं, उसके बैठक में शामिल हो सकते हैं। अब देखिए इसका अधिवेशन प्रतिवर्ष होता है। 5 सप्ताह का एक अधिवेशन है जो लगभग 5 सप्ताह का चलता है और हर वर्ष होता है। सबसे प्रमुख बात यह है कि आर्थिक और सामाजिक परिषद का जो अधिवेशन है वो 2 जगह होता है, एक तो जिनेवा और एक है न्यूयॉर्क। ये बारी बारी से होता है, जैसे इस वर्ष यदि ये जिनेवा में हुआ है तो अगले वर्ष न्यूयॉर्क में होगा, फिर अगले वर्ष वापस जो है वो जिनेवा में होगा। तो प्रत्येक देश के एक मत माना जाता है और निर्णय जब इसका अधिवेशन हो रहा है तो उसमें जो निर्णय है वो बहुमत से किए जाते हैं। अब अपन देखते हैं इसके आर्थिक और सामाजिक परिषद के कार्य। देखिए आर्थिक और सामाजिक परिषद क्या करती है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जो आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक या अन्य जो भी स्थितियां हैं जैसे स्वास्थ्य संबंधी, उनके ऊपर ये अध्ययन करती है और अध्ययन को एक रिपोर्ट के रूप में बनाकर उसको महासभा को प्रेषित करती है ताकि महासभा उसके ऊपर किसी प्रकार का कोई निर्णय ले सके। दूसरा इसका ये है कि ये विश्व स्तर पर मानवाधिकारों और मूलभूत जो मनुष्य की स्वतंत्रताएं होती है उनकी रक्षा के लिए भी या उनकी सुरक्षा के लिए भी कार्य करती है। जहाँ भी किसी भी देश में यदि मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो ये इसकी एक रिपोर्ट बनाकर महासभा को प्रेषित करती है और महासभा ही फिर उसी के अकॉर्डिंग उस देश के विरुद्ध किसी प्रकार की कोई कार्यवाही करती है। जैसे उसके विरुद्ध कोई प्रस्ताव पारित करना हो, यदि वो फिर भी उसको लागू नहीं करता है, नहीं मानता है, तो उसके विरुद्ध किसी प्रकार का कोई सुरक्षा परिषद के माध्यम से आर्थिक प्रतिबंध लगाना है। तीसरा जो कार्य है वो है कि यूएनओ की जो विभिन्न एजेंसियां हैं उसके कार्यों का निरीक्षण करने का कार्य जो है वो भी आर्थिक व सामाजिक परिषद के द्वारा ही किया जाता है। इसके अलावा चौथा इसका अपन ये कार्य देखते हैं कि विश्व की जनसंख्या के जीवन में सुधार हेतु गरीब या जो अशिक्षित लोग हैं उनकी सहायता करके ये अंतर्राष्ट्रीय शांति बनी रहे। क्योंकि देखिए अंतर्राष्ट्रीय शांति जो है वो सिर्फ राजनीतिक समस्याओं के समाधान से नहीं, आर्थिक और सामाजिक समस्याओं के समाधान से भी होती है, तो इसके लिए भी ये कार्य करती है। इसके अलावा देखिए सुरक्षा परिषद की प्रार्थना पर भी ये, यदि सुरक्षा परिषद इससे किसी प्रकार का कोई सूचना मांगना चाह रही है तो ये उसको उपलब्ध करवा सकती है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस प्रकार की स्थितियाँ जो है वो है। ऐसी कोई सूचना यदि सुरक्षा परिषद मांगती है तो आर्थिक और सामाजिक परिषद एक रिपोर्ट के माध्यम से उसको प्रेषित करती है। इसके अलावा अपन देखते हैं कि 1998 से विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक निधि के वित्त मंत्रियों के साथ भी विश्व की जो आर्थिक समस्याएं हैं उनके ऊपर विचार करने के लिए या उन आर्थिक समस्याओं से कैसे निपटारा उनका किया जा सकता है, समाधान कैसे किया जा सकता है, एक सम्मेलन का आयोजन भी ये करती है। ये जो एक तरीके से परंपरा मान लीजिए या एक नियम मान लीजिए कि 1998 से ये वर्ल्ड बैंक और अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक निधि के जो वित्त मंत्री है उनके साथ एक आर्थिक सम्मेलन का आयोजन ये करती है। धन्यवाद।